पर मैं यदि हिमाचल की बात करूं तो करीब वहाँ पे 3 लाख फार्मर ऐसे हैं जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा। नेचुरल फार्मिंग को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उससे यील्ड बढ़ जाती है, थोड़ी कम भी रहती है, लेकिन उसके अंदर उसका जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी बेहतरीन है। और दूसरी उसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वो है इनकम की बात, कि आप खर्चे कम कर लेते हैं। उससे यदि डायरेक्टली हम देखें तो फिर फार्मर को फ़ायदा भी होता है। जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर राजबीर सिंह जी से बात की थी और वो थी फसलों अवशेष प्रबंधन पे, क्योंकि साहब डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं अटारी ICAR के, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, और इनका कार्यालय जो है वो लुधियाना में है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही है। और ये 70 कृषि विज्ञान केंद्रों को देखते हैं। उसमें हिमाचल और उत्तराखंड के काफ़ी KVK जो कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं, और जम्मू कश्मीर के भी हैं इसमें। तो आइए हम हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में सर से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार गोसाई साहब, मैं धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत सक्सेसफुल आपकी टर्म चल रही है और आप नए नए तकनीकों को किसानों तक पहुंचा रहे हैं और उनको आर्थिक लाभ हो रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि आजकल हिमाचल में, उत्तराखंड में तो पहले भी रहा है मेरे को जहाँ तक याद है, वहाँ पर नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत जोर है। और पहले हिमाचल के गवर्नर रहे हैं सर, अब वो गुजरात में हैं, तो उन्होंने काफ़ी इस पे थ्रस्ट दिया है, जोर दिया है। तो आप डायरेक्टर हैं क्योंकि उस एरिया के पूरे के, तो आप बताएं कि पिछले 2 साल में कोई ख़ास विशेष परिवर्तन लोगों के माइंड सेट में आ रहा है प्राकृतिक खेती की ओर? गोसाई साहब, जैसे आप देखते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं तो अल्टीमेटली ये आता है कि लेट्स गो टू द बैक आवर वे ऑफ कल्टीवेशन। जी। और वो जब बात करते हैं तो नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसके ऊपर हम सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अभी हम पिछले 2-3 साल में काफ़ी अच्छी बुलंदियों में पहुँचे हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल, मैं यदि हिमाचल की बात करूं तो करीब वहाँ पे 3 लाख फार्मर ऐसे हैं जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा। नेचुरल फार्मिंग को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उससे यील्ड बढ़ जाती है, थोड़ी कम भी रहती है, लेकिन उसके अंदर उसका जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी बेहतरीन है। जी। और दूसरी उसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वो है इनकम की बात, कि आप खर्चे कम कर लेते हैं। उससे यदि डायरेक्टली हम देखें तो फिर फार्मर को फ़ायदा भी होता है। जी। तो दोनों चीज़ों का समावेश करते हुए यदि हम नेचुरल फार्मिंग को और ज़्यादा करें तो मुझे लगता है उसको बहुत ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होगा। थोड़ा सा मैं उत्तराखंड की बात बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में हज़ारों गांव ऐसे हैं गोसाई साहब, जिनको हम गोस्ट गांव बोलते हैं। अच्छा। भूत गांव, वहाँ कोई रहने वाला नहीं है, गांव अबेंडन हो चुके हैं। बट जब से कोरोना आया तो वो लोग फिर वापस गांव में चले गए, तो उन लोगों को हमने लिया अपने लूप के अंदर। उनको कन्विंस किया कि यार वहाँ जाके तुम क्यों परेशान होते, अपने गांव के अंदर हम आबाद करते हैं। तो पूरा गांव जो था उसके अंदर फॉरेस्ट के अंदर तब्दील हो गया था, क्योंकि ट्रीज खेती नहीं कर रहा था। तो अब एक अच्छी चीज़ ये आई है कि उन गाँव में जो बिल्कुल खाली हो चुके थे, जिनको हम भूत गांव कहते थे, घोस्ट विलेज बोलते थे, 1 लाख हेक्टेयर एरिया है वो। अच्छा। अब दोबारा से उसके अंदर हम लोगों को कहा कि भाई चलो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस सेंस में है कि भाई नेचुरली खेती करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उन लोगों को हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा। और उनको तैयार कर रहे हैं ताकि वो उस चीज़ के अंदर आगे बढ़े। इसके साथ साथ गोसाई साहब, एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दे रही है। अच्छा। अभी हमें करीब हमारे 70 में से 50 KVKs, 50 डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्दर्न इंडिया के, उसके अंदर नेचुरल फार्मिंग के ऊपर स्पेशल प्रोजेक्ट लेके आए हैं। अच्छा। जैसे कि हम रेजिड्यू बर्निंग के ऊपर भी प्रोजेक्ट मिला हमें, तो इसके अंदर भी हम प्रोएक्टिवली काम कर रहे थे, तो अब हमें काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प भी मिल रही है, फंडिंग भी हो गई है। और अगले 6 महीने में अभी हमने सोलन के अंदर YS परमार यूनिवर्सिटी साथ मिलके सभी KVKs को बुला के वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग के ऊपर पूरा 3 दिन का वर्कशॉप किया। अच्छा। उनको सिर्फ ये बताने के लिए व्हाट इज़ द प्रोसीजर, व्हाट इज़ द डिफरेंस, हाउ वी कैन गो, कैसे हमें तैयार करना है, कैसे फार्मर्स तक लेके जाना है, और कैसे फार्मर्स का ही ग्रुप को तब्दील कर देना है नेचुरल फार्मिंग के अंदर। तो वो स्ट्रेटजी हमने पूरी बना ली है। मुझे लगता है अगले 6 महीने में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, और हमारा ग्रुप बहुत तेज़ी से इसको ऊपर काम। किसान भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा विशेष रूप से जो हिमाचल और उत्तराखंड के हमारे दर्शक हैं, कि वो अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्रों से ज़रूर जुड़ें
और जैविक खेती तो पहले थी, अब प्राकृतिक खेती की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो उस तरफ आप किसी भी तरीके से, सर ने बोला था, लूप में आ सकते हैं। अगर आप उस श्रृंखला में आते हैं तो आपको वहाँ से नवीनतम तकनीकें भी मिलेंगी और नवीनतम जानकारियों के साथ जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपको आर्थिक लाभ होगा। सर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब मैं खुद सर्विस में था तो मेरे पास बहुत ग्रुप आते थे, और मैं ख़ास तौर पे हिमाचल की बात करूं तो वहाँ घुमंतू गुज्जर नोमैड्स हैं जो परमिट लेते हैं और वो पहाड़ों पे जाते हैं अपना भैंसों को लेके, ख़ास तौर पे दे कीप द बफलोज, उनकी प्रेफरेंस है। और वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, वो ना तो कोई ख़ास कंसंट्रेट देते हैं उनको, ना ही उनकी दवाएं हो जिससे कोई मिल्क प्रोडक्ट जो है वो हम कहें कि ख़राब हो जाता है। वो बता रहे थे मेरे को कि हम जी ऊपर दूध निकालते हैं रोज़, और फिर हम दूध को तो इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो हम घी लेके नीचे आते हैं। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि यू बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द एरिया, यू सी, आप निदेशक हैं उस सारे जगह के, तो इन घुमंतू गुज्जरों के लिए भी मार्केटिंग की कुछ ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि वो बिल्कुल ही नेचुरल पास्चर पे प्राकृतिक जो घास हैं या औषधीय कोई पौधे होंगे उनको भैंसें खाती हैं और दूध देती हैं, तो उसका जो वैल्यू टैग है, उसमें जो कीमत है, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो और इस तरफ कुछ काम बढ़ाया जा सकता है। गोसाई साहब, आपका बहुत ही अच्छा आइडिया है ये जी। बेसिकली देखो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख की बात करूँ तो वो तो सारा ही नेचुरल एरिया है। जी। और इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है नेचुरल फार्मिंग को यदि हम करें। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर कॉस्ट सेविंग काफ़ी है। कॉस्ट यदि आपकी कम हो जाती है तो नेचुरली आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन ये बात सही है कि ग्रुप बना के हम यदि इस तरह का वैल्यू एडिशन का इसके बारे में सोचें तो उसके अंदर मुझे लगता है कि इनकम के बहुत अच्छे साधन बन सकते हैं। और इस तरह का प्रक्रिया हम 2-3 जगह स्टार्ट भी किया है। अच्छा। फूडर प्रोडक्शन देखो, एनिमल हिमाचल के अंदर एनिमल्स हैं लेकिन उनको फूडर नहीं मिलता टाइम पे, वो बहुत बड़ा इशू है। उसके ऊपर आपके साथ हमें 1-2 बार ने आपको बुलाया भी था, साइलेज को कैसे प्रमोट कर सकते हैं या उसका न्यूट्रिशन के अंदर क्या चेंज करें कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए। मिनरल मिक्सचर आप काफ़ी प्रमोट करते रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसको और थोड़ा साइंटिफिक तरीके से करेंगे। और मुझे लगता है कि जो गुजरों की बात की है कि एक खास कम्युनिटी है जो जिनको बहुत लगाव है एनिमल से, तो उस चीज़ को यस बिल्कुल सही बात है कि उनको थोड़ा सा संगठित करके और कोऑपरेटिव बना के उनको थोड़ा सा इस मामले में राह दिखाई जाए तो काफ़ी अच्छी स्कोप बने। तो किसान भाइयों, मैंने आपकी बात को कुछ रखा, और विशेष रूप से जो मिश्रित खेती करते हैं उसमें कृषि एवं पशुपालन दोनों को मैं जोड़ता हूं। साहब ने उस आइडिया को थोड़ा सा हमारे से सहमति जताई है, पहले भी काम कर रहे हैं वो, तो वो कह रहे हैं कि अगर संगठित होते हैं तो हम वैल्यू एडिशन, जो उत्पाद हैं उनकी कीमत में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। मैं अपनी ओर से एवं आप सब किसानों की ओर से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी आपने सर हमें टाइम दिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद गोसाई साहब। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतने दिनों के बाद आपने इस तरह की बातें की हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बात हम करना चाह रहे हैं आपके माध्यम से उसकी गूंज काफ़ी दूर तक जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर।